प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, कार्य आगे बढ़ाते हैं। इसमें बेटा अपन ये समझने वाले थे कि वास्तव में होता क्या है। आइए, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट क्या करवा देता हूं। ये अपनी कोई मेटल की प्लेट है, धातु की कोई प्लेट है। अब इस पर हमने फोटोन गिराए और इन फोटोन के पास ऊर्जा अगर दहली ऊर्जा से ज्यादा है, कार्यफलन से ज्यादा है, इनकी ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकल आते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी की इक्वेशन अपन लिखते हैं वो इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इतनी एनर्जी आई, इसमें से इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई। बची हुई जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो सकती है, जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक हो सकती है। मैंने एग्जांपल में इसका मान कितना लिया था कि मान लीजिए ई का मान कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कार्यफलन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 12 में से 5 तो लग गया किसमें? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि सभी इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा नहीं होता कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं तो वो टक्कर करते हैं, उन टक्करों के कारण अपनी गतिज ऊर्जा का, इस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कुछ ऊर्जा का भाग लॉस कर देते हैं, ऊर्जा की हानि हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, देखो काइनेटिक एनर्जी आइडियली इतनी होनी चाहिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं कर रहा है तो किसी इलेक्ट्रॉन का भाग्य अच्छा है, उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, बाहर आ गया और वो किसी से नहीं टकराया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और ऐसा लगभग कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी ना किसी से टकरा ही जाते हैं। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में हम कहें कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो इमिट होने के बाद किसी भी कोलिजन का भाग नहीं रहा, किसी भी कण से टक्कर उसने नहीं की, उसने एक भी टक्कर नहीं की। अगर एक भी टक्कर नहीं की तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है जिसका भाग एकदम खराब हो, एकदम एकदम कर्म ही फूटे हो उस इलेक्ट्रॉन के, तो वो इतनी बार टक्कर करेगा, इतनी बार टक्कर करेगा, इतनी बार टक्कर करेगा कि अपनी पूरी की पूरी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी खो देगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 0 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एग्जांपल में, और इन जनरल हम बोले, तो 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक, 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमने लास्ट टाइम पर पढ़ा हुआ था। अब आइए हम इस चीज का डिस्कशन कर रहे थे, सेटअप कैसा होता है एक्सपेरिमेंट का। हमने कहा यहाँ पर एक धातु की प्लेट है, एक प्लेट अपन यहाँ पर लेते हैं, एक प्लेट यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इसको एक ग्लास ट्यूब के अंदर हमने बंद कर दिया और प्लेटों को यहाँ पर तार की सहायता से कनेक्ट कर दिया, तार की सहायता से हमने जोड़ दिया प्लेट्स को। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, बेटा कि यहाँ पर फोटोन आए। ठीक है, बेसिकली ये जगह किसी है बैटरी लगाने की, यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा? बैटरियां लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, देयर इज नो बैटरी, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है। इस केस में बेटा कोई बैटरी नहीं है, देयर इज नो बैटरी, नो बैटरी, कोई बैटरी नहीं है। ठीक है, तो क्या इस परिपथ में धारा बहेगी? क्या इस परिपथ में धारा बह सकती है? क्या इस परिपथ में धारा होगी? तो सुनो ध्यान से सुनना बेटा, किससे सुनना? ध्यान से सुनिएगा, बंद ही नहीं हुआ बेटा, ये ध्यान सुनना। हमने कहा यहाँ पर फोटोन आए, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, माना है ना, एग्जांपल के लिए, ठीक है, ई हम मान लेते हैं कितना? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी अन्य इलेक्ट्रॉन की बेटा ये होगी, काइनेटिक एनर्जी अन्य इलेक्ट्रॉन की होगी बेटा 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में अन्य इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस परिपथ में धारा बहने के लिए, ठीक है, यहाँ तो देखो कनेक्ट है, ये तार है, इसमें यहाँ धारा बहने में कोई दिक्कत नहीं है, धारा बहने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हम देखना तो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अगर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इस परिपथ में तो तार लगा हुआ है, ये अपने आप ही पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा, पूरे परिपथ में ही इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा। तो हमने यहाँ से फोटोन आपतित कराए इस प्लेट पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अब इन इलेक्ट्रॉनों के पास क्या होगी बेटा? गतिज ऊर्जा होगी। इन इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा होगी, जिससे कि वो दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे। इस प्लेट का नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी, तो प्लेट ए से प्लेट बी पर पहुंच जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गए तो फिर क्या होगा बेटा? इस परिपथ में, इस तार में इलेक्ट्रॉन अपने आप घूम जाएंगे और धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो देखो बेटा अभी जब बैटरी नहीं है तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास गतिज ऊर्जा है। तो हमने कहा कि जब बैटरी नहीं है तब भी, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नोट डाल के ऐसे लिख देंगे, नोट कि जब सर्किट में बैटरी नहीं है तो भी गतिज ऊर्जा के कारण, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट ए से प्लेट बी पहुंच जाएंगे, तथा परिपथ में धारा होगी, परिपथ में धारा बहेगी बिना बैटरी के भी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंचे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन इस तार में आगे बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे होंगे बिना बैटरी के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या होगी? तो अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं बेटा, तो धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत। धारा कहां होती है बेटा? धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन्स के चलने के विपरीत। ध्यान से समझना बेटा, इस चैप्टर में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो तब बनेंगे जब ये पूरा मैकेनिज्म आप समझ लेंगे, तब बनेंगे वो। धारा इस दिशा में बहती है और इस धारा को अपन क्या कहते हैं? फोटो धारा।
ना, फोटो करंट, फोटो धारा, या फोटो को कहते हैं प्रकाश, प्रकाश धारा, प्रकाश धारा। प्रकाश धारा नाम क्यों है? तो हमने कहा ये प्रकाश धारा नाम इसलिए है क्योंकि प्रकाश आने के कारण धारा बह रही है। अगर हम एक खिड़की बंद कर दें, यहां से फोटोन नहीं आए, अगर यहां से फोटोन नहीं आएंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेंगे, तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। इसलिए हम इसको फोटो धारा, प्रकाश धारा कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फोटो करंट, फोटो करंट। तो अब एक चीज बताओ, क्या यहां से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे होंगे? यहां से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे होंगे? तो हम कहेंगे नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे होंगे। क्यों? जिन इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक होगी? जीरो से लेकर 7 तक। तो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, वो तो फटाक से यहां पहुंच जाएंगे। और जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, वो भी यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन धीमे धीमे चल के, रुगुस रुगुस चल के, धीमे धीमे चल के यहां पहुंचेंगे। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वो यहां से उत्सर्जित तो हो जाएंगे, लेकिन यहां नहीं पहुंच पाएंगे, यहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम एक पॉइंट लिखते हैं यहां पर, अगला केस देखते हैं कि बैटरी लगाएंगे। हम कहेंगे बिना बैटरी के, बिना बैटरी के, बिना बैटरी के सभी इलेक्ट्रॉन्स प्लेट बी पर नहीं पहुंचेंगे, प्लेट बी पर नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी या शून्य होगी, या शून्य होगी, होगी। ठीक है, तो शून्य होगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? शून्य होगी। अब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो चल ही नहीं पा रहा है बेटा, चल ही नहीं पा रहा, पैर पैर में चोट लग गई, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, चल नहीं पा रहा है, तो प्लेट ए से प्लेट बी नहीं पहुंच पाएगा। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। तो अब अपन क्या करते हैं, अतः सभी इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट बी तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए हम दर्शाए अनुसार बैटरियां लगाते हैं। बड़ा आसान है समझना, बैटरी दर्शाए अनुसार बैटरी लगाते हैं, हम दर्शाए अनुसार बैटरी लगाते हैं। ठीक है, दर्शाए अनुसार बैटरी लगाते हैं। ठीक है, बरोबर। ठीक है, फिर हम कहेंगे एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद सभी इलेक्ट्रॉन, सभी, अच्छे से लिखो, सभी, सभी इलेक्ट्रॉन्स प्लेट बी तक, प्लेट बी तक पहुंचने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं, प्लेट बी तक पहुंचने लगते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट बी तक पहुंचने लगते हैं। और देखो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे तो धारा ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन अगर कम पहुंचेंगे तो धारा कम। अब मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचे, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचे, तो धारा शून्य। यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं, प्लेट ए से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर पहुंच रहे हैं, इसी के कारण तो बेटा धारा आई। अब जब सभी इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए तो धारा मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और धारा मैक्सिमम हो जाएगी, और धारा मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, हो जाती है। इस धारा को, इस धारा को, इस अधिकतम धारा को, इस मैक्सिमम धारा को संतृप्त, संतृप्त धारा कहते हैं। अब देखो बैटरी कैसे लगाते हैं, तो जब हम बैटरी लगाने जाएंगे ना बेटा, तो यहां पर ऋण सिरा, इस साइड ऋण सिरा और इस साइड धन का सिरा लगा देते हैं, ये हमने बैटरी लगाती है। तो यहां धन सिरा लगाने से क्या होगा, इधर धन सिरा लगाने से क्या होगा बेटा, ये वाली प्लेट उच्च विभव पर आ गई, धन विभव पर, हाई पोटेंशियल पर। धन सिरा जुड़ा है ना भैया, इससे धन सिरा जुड़ा है, तो ये वाला धन वाला प्लेट हो गया और ये वाला ऋण वाला प्लेट हो गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रॉन मरियल थे, एकदम मरियल थे, चल ही नहीं पा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन देखेंगे अहिला, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, उच्च विभव है, यहां पर क्या है बेटा, उच्च विभव है। ठीक है, ये हम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पा रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन में इस धन प्लेट को देखते, धन प्लेट कैसी बैटरी लगाई है, बैटरी का धनसरा इधर है, धनसरा 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 इधर है। तो जो मरियल इलेक्ट्रॉन थे, एकदम कमजोर इलेक्ट्रॉन थे, गतिज ऊर्जा नहीं थी उनके पास, वो इलेक्ट्रॉन भी इस धन प्लेट से आकर्षित होकर इधर भागेंगे। या आप ऐसा सोच लो, ये ऋण प्लेट है, इस ऋण प्लेट से प्रतिकर्षित होंगे, ये ऋण इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेश, ये ऋण प्लेट और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश, तो इस ऋण प्लेट से प्रतिकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे। और जैसे जैसे बैटरी पहले 0.5 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, 5 वोल्ट का विभव बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचने वाले बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एक लिमिट ऐसे आएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो रहे हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगते हैं। मान लीजिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, 100, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, 100। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और एक लिमिट के बाद 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लगे, 100 पहुंचने लगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा 5 वोल्ट पे हो रहा है, अब हमने 5 वोल्ट से बढ़ा के 8 वोल्ट कर दिया, तो धारा बढ़ेगी क्या? हम कहेंगे धारा नहीं बढ़ेगी, अब धारा नहीं बढ़ सकती, अधिकतम होगी धारा। क्यों? 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लग गए, हमने इसको बढ़ा के 20 वोल्ट कर दिया, हमने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 20 वोल्ट करने से, इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकल रहे हैं ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबके सब यहां पहुंच रहे हैं, तो अब धारा मैक्सिमम होगी, वोल्टेज और बढ़ाते जाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो
इसको बढ़ाने से शुरुआत में तो धारा बढ़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे वो इस विभव के कारण, इस बैटरी के कारण यहां पहुंचने लगेंगे, धारा बढ़ी। एक लिमिट में सभी, एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद सभी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लग गए हैं, ठीक है, धारा अधिकतम हो जाएगी, संतृप्त धारा हो जाएगी। फिर हम भी को और बढ़ाएंगे तो धारा नियत रहेगी। अच्छा सर एक चीज बताओ कि अगर हमें धारा और बढ़ाना है तो क्या करें, तो क्या करें? तो हमने कहा अगर धारा और बढ़ाना है तो यहां से और इलेक्ट्रॉन निकलवाओ, और इलेक्ट्रॉन निकलवाओ। उनका और इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकलवाएं, है ना, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उनका मान लीजिए यहां से 200 फोटोन आ रहे हैं, 200 फोटोन आ रहे हैं, फोटोन की एफिशिएंसी 50% है, फोटोन की एफिशिएंसी कितनी 50%, मतलब 200 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। अब आप जरा सोच के बताना, हमें धारा बढ़वानी है, बढ़वानी है, तो धारा तब बढ़ेगी जहां पर जब यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, जब क्या किया जाए, अगर आपको धारा बढ़वानी है तो क्या किया जाए, बताओ जरा। यस बेटा आई एम फाइन। अब चौहान खुश रहो बेटा, क्या करना होगा बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में बता नहीं रहे हो, कमेंट आ ही नहीं रहे मेरे पास। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, ऑब्वियसली धारा बढ़ानी है तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब ज्यादा फोटोन आएंगे। जब 200 फोटोन आ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले। मान लीजिए हम 300 फोटोन बुलाएंगे तो 150 निकलेंगे। हम 400 फोटोन इस पर आपतित कराएं तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो अगर हमें फोटो धारा बढ़ानी है भैया, फोटो धारा बढ़ानी है तो हम कहेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजो, सॉरी ज्यादा फोटोन बुलाओ, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो फोटो धारा बढ़ जाएगी। हम धारा और विभव के बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं मित्रों, धारा और विभव के बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा, दीजिएगा आप मेरा साथ, सब देंगे कहे ना देंगे, आप दोस्त हो हमारे, आप हमारे दोस्त, हम साथ कहे नहीं देंगे। तो जब भी जीरो है, विभवांतर कितना है, जीरो, तब धारा आ रही है क्या, तो हमने कहा देखो इस अक्ष पर लिया अपन ने धारा, इस अक्ष पर लिया है वोल्टेज, और हमने कहा यहां पर अभी V बराबर 0, मतलब बैटरी नहीं लगी है। V बराबर 0 होने का मतलब बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है तो भी धारा थी परिपथ में। जब परिपथ में बैटरी नहीं थी तो भी परिपथ में धारा थी, ठीक है, नहीं थी, ये सब धारा थी। देखो हमने लिखा भी है कि नो बैटरी वाले केस में कहां गया, नो बैटरी वाला केस कहां गया, ये रहा कि नो बैटरी परिपथ में धारा बहेगी, परिपथ में धारा थी। तो जब V बराबर 0 था तभी परिपथ में धारा थी। अब हमने V को बढ़ाया तो धारा बड़ी 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 क्या अधिकतम, बढ़ के अधिकतम हो गई। इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। अब ये चीज है ना कि धारा बढ़ाने के लिए, धारा बढ़ाने के लिए या हम कहें संतृप्त धारा, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा या धारा बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने होंगे, हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने होंगे, जिसके लिए हमें ज्यादा फोटोन आपतित कराने होंगे। है ना, ज्यादा फोटोन आपतित, ज्यादा फोटोन आएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जो फोटोन की संख्या है, फोटोन की संख्या वो किस पर निर्भर करती है, फोटोन की संख्या समानुपाती होती है बेटा, पतिव्रता, अरे पतिव्रता नहीं बे, तीव्रता। फोटोन की संख्या किसके समानुपाती होती है बेटा, तीव्रता के। तो हमें तीव्रता बढ़ानी होगी, है ना, फोटोन की संख्या से संबंधित राशि क्या है, तीव्रता, ठीक है। तीव्रता आप ऐसे समझ सकते हो, किसी कमरे में एक बल्ब लगा है और किसी सेम कमरे में 3 बल्ब लगे हैं, किसमें तीव्रता ज्यादा होगी, किसमें तीव्रता ज्यादा होगी, किसमें चमक ज्यादा होगी, किसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे जिस कमरे में 3 बल्ब लगे हैं, 3 बल्ब लगे हैं उसमें तीव्रता ज्यादा होगी प्रकाश की। क्यों, 3 बल्ब लगे हैं तो ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे भाई साहब, 3 बल्ब लगे हैं तो फोटोन ज्यादा आ रहे होंगे, तो तीव्रता ज्यादा होगी, ठीक है। तो फोटोन की संख्या बढ़ाने के लिए हमें तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो फोटोन की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीव्रता। तो हमने कहा जो पहला ग्राफ हमने बनाया है वो तीव्रता, मान लीजिए किस तीव्रता पर है, I1 तीव्रता पर, ठीक है। और ये इसको हम कह देते हैं I1S। I1S का मतलब वो संतृप्त धारा। S क्यों लगा दिया, क्योंकि इंग्लिश में संतृप्त धारा को क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। IS का मतलब हो गया सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। तो अगर हमने तीव्रता बढ़ा दी है, तीव्रता बढ़ा दी है तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोटोन निकलेंगे, ज्यादा फोटोन निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच लेंगे। तो जब वोल्टेज 0 है तब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, मतलब धारा ज्यादा होगी, ठीक है। देखो जब हमने बैटरी नहीं लगाई है, तब यहां से मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे,
100, बिना बैटरी के 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं, बिना बैटरी के 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं। अब हमने तीव्रता दुगनी कर दी तो फोटोन कितने निकलेंगे? दुगनी, 200। तो 200 में से मान लीजिए पहले 100 में से 20 पहुंच रहे थे तो 200 में से 40 इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी के, 200 में से 40 इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी के यहां पहुंचेंगे, बिना बैटरी के ही यहां पहुंचेंगे। तो 0 वोल्ट पर भी धारा बढ़ जाएगी, 0 वोल्ट पर धारा बढ़ जाएगी और फिर हम बैटरी का जैसे जैसे भाव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ये तीव्रता I1 पर है और ये तीव्रता I2 पर है और I2 का मान ज्यादा है किससे? I1। ज्यादा तीव्रता पर धारा ज्यादा, तो ये संतृप्त धारा होगी तीव्रता I2 पर। तो हम इसको लिख देते हैं बेटा I2 संतृप्त धारा। ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। और तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा और बढ़ जाएगी, है ना। मान लीजिए हमने 600, हमने कितने 600 फोटोन बुलाए, तो 600 फोटोन बुलाए, 600 फोटोन बुलाए, दक्षता 50% है, मतलब 600 फोटोन 300 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 300 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे बेटा प्लेट बी पर, है ना। तो धारा बढ़ जाएगी। और तीव्रता को अगर हम घटा देते हैं यहाँ से तो धारा घट जाएगी, तीव्रता घटाएंगे तो धारा घट जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। हम सब समझाऊंगा बेटा, कितने लोगों को ये बात क्लियर है और सभी को होना चाहिए बेटा। बड़ी आसान चीज है, बड़ी लॉजिकल चीज है, बड़ी समझदारी की चीज है ना। फोटोन की संख्या तीव्रता के समानुपाती क्यों? मान लीजिए एक बल्ब है उससे 1000 फोटोन निकल रहे हैं, 2 बल्ब लगा दोगे तो 2000 फोटोन निकलेंगे, तीव्रता बढ़ जाएगी। 3 बल्ब लगाओगे तो 3000 फोटोन निकल जाएंगे, टोटल तीव्रता 3 गुना हो जाएगी। अब देखिएगा क्या करिएगा बबुआ, अब देखिए तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो घर को लौट जाओगे। अब देखो बेटा, अब हम बैटरी लगा रहे हैं लेकिन उल्टी हम धारा कम करना चाहते हैं। आप सजेस्ट करो धारा कम करने के लिए मुझे आपके भाई को क्या करना चाहिए कि धारा कम हो जाए। जब बैटरी नहीं लगी है, बैटरी अभी नहीं लगी है, तभी तो धारा बह रही है, ये सर बह रही है। अब हम धारा कम करना चाहता है, हम धारा को क्या करना चाहता है भैया? कम। तो आप कहेंगे सर धारा अगर कम करना है तो इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने से रोक दो। तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने से कब रोकेंगे? जब इलेक्ट्रॉन को कोई यहां से भगाने वाला हो, इलेक्ट्रॉन को कोई प्रतिकर्षित करे, इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर कोई लठ लेके बैठा हो। इलेक्ट्रॉन आओ हम देखते हैं तुम्हें। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लठ का काम कौन करता है? तो हम कहेंगे बैटरी का ऋण सिरा। तो हम बैटरी पलट के लगा देंगे भैया, बैटरी तो लगाई लेकिन पलट के, इस साइड ऋण सिरा, इस साइड धन सिरा, ठीक है। तो ये ऋण प्लेट और ये धन का प्लेट। तो अब आप ऐसे समझना कि पहले जब बैटरी नहीं थी तब भी 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। माना जब बैटरी नहीं थी, नो बैटरी, तब 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे प्लेट बी पर, 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे प्लेट बी पर जब बैटरी नहीं थी तब। अब हमने बैटरी का यहां पर ऋण सिरा लगा दिया है, तो ऋण सिरे से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन फिर भी पहुंच जा रहे थे, वो तो ऋण सिरा लगाते ही ना भाग जाएंगे, दूर भागेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ऋण सिरा लगा दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन अभी पहुंचेगा ही नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने पहले कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे? 20 इलेक्ट्रॉन। अब हमने बैटरी लगाई दी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एग्जांपल में अपन कितना लेके चलते? 7। सिर्फ एग्जांपल के लिए समझने के लिए, ना समझ लो एक बार अच्छे से, एग्जांपल के लिए समझने के लिए। तो हमने कहा हमने 1 वोल्ट की मतलब यहां पर 1 वोल्ट का विभव लगाया, विभव बैटरी कितनी है? 1 वोल्ट की, ठीक है। तो वो क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी 1 वोल्ट से, प्रतिकर्षित करेगी। ये हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से प्रतिकर्षित करेगी। तो वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी 0 से कितना? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 थी वो तो पहले नहीं पहुंच रहे थे, बिना बैटरी की, बैटरी नहीं थी तभी नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, हमें उनको रोकना है। हमने बैटरी का विभव लगाया कितना? 1 वोल्ट, तो प्रतिकर्षण मिला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। तो जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो नहीं पहुंच पाएंगे यहां पर। लेकिन जिनकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 1 और 7 के बीच में, वो कभी भी पहुंच रहे होंगे। यस सर। अब हमने बैटरी का विभव बढ़ा के कितना कर दिया? 3 वोल्ट। तो हमने बैटरी की 3 वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो जब हम इस भी का मान बढ़ा के 3 वोल्ट कर दिए तो ये वाली प्लेट, ऐसे समझो, ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण दे रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को भगा रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रतिकर्षण से। तो वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी वो तो डर के भाग जाएंगे, ऊर्जा कम है ना, शक्ति कम है ना। लेकिन वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है वो अभी भी जा रहे होंगे। क्या? लड़ लेंगे। तुम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतिकर्षण दे रहे हो ना, हमारे पास ऊर्जा 3 से ज्यादा है। तो अब क्या होगा बेटा? वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो प्रतिकर्षित होंगे, मतलब लौट जाएंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी होगी, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी, धारा घटी होगी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहे हैं तो धारा अभी भी होगी सर्किट में। बैटरी उल्टी लगी है तब भी। अब हमने क्या किया? 3 की जगह 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अब बताओ कि कौन सी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां पहुंच रहे होंगे और कौन सी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। तो सिंपल सी बात है, 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट की बैटरी के कारण ये वाली प्लेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतिकर्षण देगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतिकर्षण देगी, जिससे क्या होगा? वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वे नहीं पहुंच पाएंगे, डर जाएंगे इससे। वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 5 से ज्यादा है, और ज्यादा अपने एग्जांपल में हमने अधिकतम कितनी ली हुई है? 7। 5 से ज्यादा है वो पहुंच जाएंगे, समझ गए? अब जरा सोचो, हम चाहते हैं इस एग्जांपल में, देखना हमने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है। चलो अच्छा, एक चीज और, अब हमने बैटरी को और बढ़ाया तो धारा घट रही होगी, इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। हमने बैटरी लगाई है 6.9999 वोल्ट की, 6.99 वोल्ट की, तो ये प्रतिकर्षण देगा
6.99 वोल्ट का। तो क्या अभी यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे कि नहीं पहुंच रहा होगा कोई इलेक्ट्रॉन? तो हमने कहा कि वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 6.9999 से कम है वे नहीं पहुंचेंगे, और जिनकी ऊर्जा 6.999 से ज्यादा है वे पहुंच जाएंगे। क्या थ्योरेटिकली ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा 6.999 से ज्यादा है? हमने कहा बिल्कुल होगा। अधिकतम कितनी है? 7 है। अधिकतम कितना है? 7। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहा होगा 6.999 की बैटरी लगाने के बाद भी। हमने कहा कि अब हम बैटरी का धुआं बढ़ा के साथ ही कर देते हैं। तो प्रतिकर्षण कितना देगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, वो यहां पर पहुंचेंगे। और वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है वे नहीं पहुंच पाएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा क्या? जब हम V का मान 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे तो V का मान कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट B पर पहुंच पाएगा क्या? यस और नो? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं। बेटा प्लेटों के बीच की दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेटों के बीच की दूरी से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास अगर ऊर्जा 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो प्लेटें पास पास होंगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। प्लेटें अगर दूर दूर होंगी तो भी वो पहुंचेगा, हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए थोड़ा सा। चलिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर धारा कितनी होगी? 0। इसको हम कहते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस विभव पर इस परिपथ में धारा घट के शून्य हो जाती है, इस प्लेट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, उस विभव को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मातृभाषा में कहते हैं हम निरोधी विभव। ठीक है, क्योंकि उसने धारा का निरोध कर दिया। इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए एक भी। ठीक है, धारा 0 कर दी। तो इस एग्जाम्पल में निरोधी विभव कितना हुआ? सर 7। तो निरोधी विभव का सीधा सीधा रिलेशन होता है अधिकतम काइनेटिक एनर्जी से। मान लीजिए किसी केस में अधिकतम काइनेटिक एनर्जी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी केस में अधिकतम काइनेटिक एनर्जी कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में निरोधी विभव का मान कितना होगा? बताइए जरा। यस बेटा, हर्षिता, पवन, वेरी गुड एकदम। कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 18 है तो हमें 18 को रोकना है। 18 को रोकने के लिए हमें जो बैटरी लगानी पड़ेगी वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लगानी पड़ेगी, सॉरी 18 वोल्ट की बैटरी, जिससे एनर्जी कितनी हो जाएगी? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रतिकर्षण कितने का हो जाएगा? 18 का। तो 18 वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हो? यस ओके। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे कि जब हम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो क्या सीन होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि जब हम विपरीत ध्रुवता की बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्लेट बी से प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे प्लेट बी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है। अतः प्रकाश धारा, फोटो करंट, प्रकाश धारा है ना, यह धारा ही लिख दो, एक ही बात है ना। इस धारा का नाम था प्रकाश धारा घटने लगती है और एक निश्चित विभव पर कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर नहीं पहुंचता है, जिसे
हम क्यों, कौन फोन कर रहा है, रोज रोज फोन करते हो तुम, डू यू वांट मार, जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं, जिसे हम निरोधी विभव, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो निरोधी विभव के लिए क्या होगा, कैसे याद करेंगे अपन निरोधी विभव, तो निरोधी विभव पर अपन क्या करेंगे, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये बराबर कितना हो जाए, ई इंटू वी स्टॉपिंग, है ना, ई इंटू वी स्टॉपिंग, है ना, वी एस क्या निरोधी विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे मैंने बोला था ना कि काइनेटिक एनर्जी कितना 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने कहा निरोधी विभव कितना होना चाहिए, तो ई इंटू वी एस का मान कितना 18, वी एस का मान कितना 18 वोल्ट, वी एस का मान कितना 18 वोल्ट, है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही जितना की काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो विभव के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है क्यू इंटू वी, क्यू क्या है यहाँ पर, ई इंटू वी एस, ई इंटू वी एस इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग विभव। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कभी याद करना है तो कैसे याद कर देंगे कि काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर देंगे ई इंटू वी स्टॉपिंग के, वी स्टॉपिंग, ठीक है। जैसे मैंने फिर से सुन लो कि हमने कहा था कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना है, ई इंटू वी एस, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी एस कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी 7, तो ई से ई गया, वी एस का मान कितना आ गया 7 वोल्ट, 7 वोल्ट। समझ गया क्या बेटा बात को, तो ये रिवर्स डायरेक्शन का बात समझे क्या सब लोग, थम्स अप समझाऊं मुझे भाई एक बार, रिवर्स डायरेक्शन का जब हम बैटरी को पलट के लगाते हैं, ठीक है सर, इसके लिए हम ग्राफ बनाए बबुआ, इसके लिए हम अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब देखो मैंने पता यहाँ क्यों बनाया था, अब देखो विभव नेगेटिव, नेगेटिव विभव, जब नेगेटिव विभव लगाएंगे ना तो ये धारा घटेगी 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 और एक निश्चित विभव पर धारा घट के कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस विभव को अपन क्या कहते हैं, वीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वीएस बेसिकली क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को प्लेट बी पर पहुंचना स्टॉप करा दिया, निरोध करा दिया, दैट्स व्हाई दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव। हो 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 ऐसा। चलिए अच्छा, अब एक चीज अपन सोचते हैं कि निरोधी विभव को अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करें, ये वंस मोर कुछ नहीं होता डियर पीयूष, आपके पास वीडियो है रिकॉर्डेड, देख लेना। तुम वंस मोर इसलिए कह रहे हो कि जब हम समझा रहे होंगे ना तब तुम्हारा फोन आ गया होगा, तुम फोन पे पूछ रहे हो मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, नील पेंट लगाई नहीं लगाई, है ना, ऐसा कर रहे होगे तुम, तो तुम्हारे चक्कर में पूरा क्लास का टाइम बर्बाद करें, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे बाबू के चक्कर में पगलेट आओ। अच्छा अब जरा अपन सोचते हैं कि हमें स्टॉप, देखो संतृप्त धारा कैसे बदली जाएगी, ये तो हमने बोला कि संतृप्त धारा को बदलने के लिए फोटोन की संख्या बढ़ाओ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लेट बी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, प्लेट बी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो धारा बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। बात कर बाबू ही नहीं है बेटा, तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना तो आगे भी नहीं होगी बाबू, तुमको खुद किसी का बाबू बनना पड़ जाएगा, इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। आओ हाँ, हम बात कर रहे हैं कि क्या तीव्रता कम करने से, तीव्रता मतलब फोटोन की संख्या कम या ज्यादा करने से, फोटोन की संख्या कम या ज्यादा करना मतलब तीव्रता को कम या ज्यादा करना, तो उससे संतृप्त धारा में तो चेंज आ रहा था, संतृप्त धारा तो बेटा बदल रही थी। बट बेटा बात करेंगे सभी होमवर्क सबका बात करेंगे, रुको बट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊर्जा से संबंधित है, ध्यान से समझना, ध्यान से, वो किससे संबंधित है बेटा, ऊर्जा से, ठीक है। कैसे, हमने कहा चलो, हमने कहा पहले कितने फोटोन आ रहे थे, 100 फोटोन आ रहे थे, पहले कितने फोटोन आ रहे थे बेटा, 100 फोटोन, 100 फोटोन आ रहे थे, समझना फिर से 100 फोटोन आ रहे थे, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी थी, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी थी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन कितना था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जांपल में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला था कितना था, थाला पूरा रीजन 7, ठीक है ऐसे। अब हमने कहा फोटोन की संख्या बढ़ा दो, फोटोन की संख्या बढ़ा दो, तो हमने फोटोन की संख्या हमने 100 से बढ़ा के कितनी कर दी, मान लो 900 कर दी, 900 फोटोन बढ़ा दिए, 900 फोटोन, 900 फोटोन बढ़ा दिए, सुनना ध्यान से। तो पहले फोटोन आ रहे थे 100, अब फोटोन आ रहे हैं 900, तो फोटोन की संख्या हमने 9 गुना बढ़ा दी, फोटोन की संख्या 9 गुना बढ़ाई तो पहले से लगभग 9 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और संतृप्त धारा 9 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बट अभी जो फोटोन हमने बुलाए हैं, ठीक है, कितने 900, इनकी एक फोटोन की ऊर्जा कितनी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो एक फोटोन की ऊर्जा है ना। अब चाहे इलेक्ट्रॉन 9 हो, 900 हो, 9000 हो, 9 लाख हो, एक फोटोन की ऊर्जा तो भैया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ना, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम एक फोटोन की ऊर्जा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्बन कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बची बेटा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 7। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है फोटोन की संख्या से, इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर नहीं करता है, फोटोन की संख्या पर। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटॉन्स की संख्या अर्थात तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, फोटोन की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हम दो अलग अलग तीव्रताओं के लिए ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये तीव्रता I1, अच्छा ओहो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों ही केस में बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल तीव्रता हमने बदली है, तीव्रता बदली है, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, चलो ये ग्राफ पर हम आते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा तो किस पर निर्भर करेगा, तो हम क्या देखो सर सीधी सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो कार्यफलन पर, हम कहीं कार्यफलन पर नहीं करती है, कार्यफलन पर नहीं करती है, कार्यफलन तो धातु का गुण है और एक धातु के लिए वो नियत, कार्यफलन किसमें, एक धातु के लिए कार्यफलन कैसा होगा बेटा, नियत होगा, तो किसी भी दी गई धातु के लिए कार्यफलन इतना। अब हमने कहा अगर कोई फोटोन आया, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी है, उस फोटोन की ऊर्जा मान लीजिए 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 7 18 थाला और पिंक कोली कर रहे थे, अब आया भाई, अब आया गिरधारी लाल,
फोटोन की ऊर्जा मान लीजिए 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो बताओ कार्यफलन, हमका कार्यफलन धातु का कौन है, कार्यफलन वही रहेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी अब सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कहेंगे ओ माय गॉड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोस्तों 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 40 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर कर रहा है, आपके फोटोन की ऊर्जा पर, आपके फोटोन की ऊर्जा पर, और बेसिकली ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य पर। ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बेटा, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य पर। तो आप चाहे आवृत्ति के लिए सीख लो चाहे तरंग दैर्घ्य के लिए सीख लो, आप जानती हैं h इज इक्वल टू हम h इनटू f लिख देते हैं या h c बाय लैम्डा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं h c बाय लैम्डा, h c बाय लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या कहेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान आपतित फोटॉन्स की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। आपतित फोटॉन की ऊर्जा अर्थात आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमने आवृत्ति f को बढ़ाया, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई, आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ जाएगा, तो भी स्टॉपिंग इंक्रीज हो जाएगा, भी स्टॉपिंग इंक्रीज हो जाएगा, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा कथन भी सत्य है, वाइस वर्सा, उल्टा कथन भी बेटा कैसा है, सही है कि अगर हमने आवृत्ति घटाई, तीर ऊपर का मतलब बढ़ना, ऊपर तीर का मतलब बढ़ना, नीचे तीर का मतलब घटना, तो आवृत्ति बढ़ाई, ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा अधिकतम बढ़ गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, ठीक है सर। तो अब देखो अपन ग्राफ बनाते हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये तो ग्राफ ऐसा बन गया, ये ग्राफ ऐसा बन गया, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, आई नियत, आई को रखा नियत, पर आई को अगर नियत रखा है, आई क्या तीव्रता नियत रखा है, तो संतृप्त धारा नियत। अब हमने कहा आवृत्ति को बढ़ा दिया, आवृत्ति f2 ज्यादा है किससे, f1 से, तो ये वाला ग्राफ हमने कहा ये आवृत्ति f1 पर है, ये वाला ग्राफ आवृत्ति f1 पर है, और आवृत्ति f2 दूसरी आवृत्ति के लिए ग्राफ बनाया f2, ठीक है। तो 2 आवृत्ति पर बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आवृत्ति बढ़ाई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा बढ़ जाएगा, संतृप्त धारा वही रहेगी, संतृप्त धारा इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो ये IS1 और ये हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड केस का। बात समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। अगर हम आवृत्ति घटा देते हैं, ये वाला ग्राफ है आवृत्ति f2 पर, आवृत्ति को और बढ़ाएंगे तो ग्राफ और पीछे चला जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव में होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका परिमाण और बढ़ जाएगा। अगर हम आवृत्ति कम कर देंगे तो फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि तीव्रता नियत है, इसलिए तीव्रता नियत मतलब फोटोन की संख्या नियत, तो संतृप्त धारा नियत, फोटोन की संख्या नियत तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत तो प्लेट बी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत, अर्थात धारा नियत। अच्छा, ये ग्राफ हम किसके लिए बना रहे हैं, ये ग्राफ हम बना रहे हैं बेटा किसके लिए, कि तीव्रता I1 I2 हो गया, अब हमने f नियत कर दिया, f नियत है, आवृत्ति नियत। अगर आवृत्ति नियत है भाई साहब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, नियत होगा, इसके लिए भी इतना ही और इसके लिए भी इतना ही, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, ये भी s, ठीक है। तो ध्यान देना कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है, इसका ध्यान रखेंगे, इसका क्या करेंगे अपन, ध्यान रखेंगे। तो संतृप्त धारा किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर। निरोधी विभव व गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ऊर्जा कह दो या आवृत्ति कह दो या तरंग दैर्घ्य कह दो, ऐसा, ठीक है। हम क्या करता है, हम ग्राफ बनाता है ना, हमारे पास 2 सैंपल है, ठीक है, हमारे पास 2 सैंपल है, मतलब 2 फोटोन के सैंपल है, ठीक है। एक में तीव्रता I1 है और आवृत्ति f1 है, ठीक है। दूसरे सैंपल में क्या तीव्रता कितनी है I2 और आवृत्ति कितनी है f2 और इनमें रिलेशन ऐसा है I1 ज्यादा है I2 से और f2 ज्यादा है f1 से। अपनी कॉपी में ग्राफ बनाने की कोशिश करो, 2 सैंपल है, 2 सैंपल मतलब 2 बल्ब हैं, 2 सैंपल मतलब 2 बल्ब, 2 सैंपल मतलब 2 बल्ब है ना। 2 बल्ब, फोटोन का स्रोत कौन है, बल्ब, फोटोन का स्रोत कौन है बेटा, बल्ब, ठीक है। किसी एक बल्ब से कितने फोटोन निकल लेंगे वो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसको जला रहे हैं, ये बल्ब है, बल्ब, इसके अंदर बल्ब लगा, हम इसको जला रहे हैं, इससे क्या निकल रहा है, फोटोन निकल रहे हैं, फोटोन। अब हम इसको 1 घंटे जलाएं तो कितने फोटोन निकल आएंगे, हम इसको ज्ञात कर सकते हैं बेटा कि 1 घंटे इसको जलाने पर कितने फोटोन निकल आएंगे, हम इसको ज्ञात कर सकता है। ग्राफ बना लिए सर, नहीं बनाए तो चलो हम बनाते हैं। पहले इस सैंपल के लिए बना लेते हैं, 2 सैंपल है, मतलब 2 बल्ब है हमारे पास, 2 फोटोन के सैंपल है, इसमें भी क्या है फोटोन, इसमें भी क्या है बेटा फोटोन है, तीव्रता ऐसी है इनकी। तो तीव्रता किस पे ज्यादा, I1 पे ज्यादा, I1 की तीव्रता ज्यादा, तो पहले हम 1 के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने इधर ले लिया कुछ ऐसे, तो ये 1 के लिए हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। सैंपल 1 के लिए ये संतृप्त धारा I मतलब IS1 और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1, ठीक है। अब दूसरे सैंपल में हम कहेंगे I2 कम है, मतलब संतृप्त धारा दूसरे सैंपल की घट जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी, संतृप्त धारा भाई साहब घट जाएगी, ओके। बट इसकी तीव्रता आवृत्ति ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सेकंड केस में VS2 बढ़ जाएगा,
VS2 ये ज्यादा हो, इससे ज्यादा होगा, और क्योंकि तीव्रता कम है इसलिए संतृप्त धारा घट जाएगी, तीव्रता कम है इसलिए संतृप्त धारा घट जाएगी, ये होगा IS सेकंड। समझ गए बात को? तो अब इसमें बिल्कुल कभी भी कोई गलती होना ही नहीं चाहिए मेरे माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई गलती होना ही नहीं चाहिए, जो थ्योरेटिकल सवाल इसमें पूछ जाते हैं। तो ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का आपतित तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा की तीव्रता ज्यादा तो प्रकाश विद्युत धारा ज्यादा। मैंने आपको बोला ना कि जो प्रकाश धारा है, प्रकाश धारा ये किस पे निर्भर कर रही है सर? प्रकाश धारा निर्भर करती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पर, उत्सर्जित, ये सब हम पढ़ चुके, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पर। ये किस पे निर्भर करते हैं? आपतित फोटोन पर, आपतित फोटोन पर। ओ माय गॉड, आपतित फोटोन किस पे निर्भर करता है मास्टर? तो उनका आपतित फोटोन निर्भर करता है बबुआ, आपतित फोटोन निर्भर करता है काहे पे? तीव्रता पर, तीव्रता, और तीव्रता भी किस पर निर्भर करती है? फोटोन की संख्या पर। तो आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है तो हम कह सकते हैं प्रकाश धारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती है, उत्सर्जित प्रकाश धारा आपतित फोटोन की संख्या के समानुपाती है, या हम कह सकते हैं सीधे सीधे प्रकाश धारा तीव्रता के समानुपाती है। ये तो हो ही गया ना, ये तो हम लिख दिए। तो प्रकाश धारा किसके समानुपाती है? अंततः प्रकाश धारा तीव्रता के समानुपाती है। घट गए तुम, घट गए तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगवा लो ना, परेशान हो जाते हो। चलिए बताओ ये सही बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डन पढ़ चुके हैं कि तीव्रता ज्यादा तो संतृप्त धारा ज्यादा। ठीक है, तीव्रता ज्यादा तो संतृप्त धारा ज्यादा। ठीक है, और इसमें स्टॉपिंग विभव नियत है, स्टॉपिंग विभव नियत है, अर्थात यहाँ पर F नियत होगा। आवृत्ति कैसी रही होगी बेटा? नियत रही होगी, नियत रही होगी। अब देखो सवाल ध्यान से सुनना। एक फोटो इलेक्ट्रॉन का संभावित वेग ज्ञात कीजिए, लक्ष्य पदार्थ का कार्यफलन इतना है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोकने के लिए निरोधी विभव की आवश्यकता क्या होगी? तो अच्छा जो समीकरण था ना अपना, अब वो समीकरण क्या बन जाएगा अगर हम निरोधी विभव के पदों में भी लिखें? ठीक है, कैसे? हमने कहा E इज इक्वल टू कितना था? कार्यफलन प्लस व्हाट? कद्दू नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब हम E को ऐसे भी लिख सकते हैं फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं? V स्टॉपिंग, क्योंकि अपन को पता चल गया E इंटू V स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे सीधे किससे संबंधित होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। ऐसा और अब इनको अलग अलग पदों में लिख सकते हैं, जैसे इसको है हम H इंटू एफ प्लस H इंटू एफ नॉट प्लस E इंटू VS आवृत्ति के पदों में लिख लिया। F नॉट क्या? दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। हम लैम्डा के पदों में लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट प्लस E इंटू VS, है ना? काइनेटिक एनर्जी के पदों में तो लिख सकते हैं, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो सवाल में तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो हम ये वाला चिपका देंगे, सवाल में आवृत्ति की बात करेंगे तो हम ये वाला चिपका देंगे, सवाल में ऊर्जा की बात करेंगे हम ये चिपका देंगे, सवाल में गतिज ऊर्जा की बात करेंगे ये वाला चिपका देंगे। ठीक है, तो एक ही रिजल्ट के भिन्न भिन्न रूप है। अच्छा एक चीज और कि जो HC का वैल्यू अब बहुत बार आएगा, H इंटू सी का मान, H और इंटू सी का मान ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, शायद मैंने पहले भी कभी बताया है। तो सर H इंटू सी का मान कैसे निकालेंगे? तो H इंटू सी को हम लिखेंगे 6.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू सी का मान कितना होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसको गुणा करेंगे तो HC का मान आप ऐसे याद रखना कि 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम की इकाई में आ जाता है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। या HC का मान लगभग अपन लिख लेते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। और कई बार अगर एंगस्ट्रॉम नहीं तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में दी हुई होती है, नैनोमीटर में, तो HC का मान लगभग 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या कई बार 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम की जगह कई बार नैनोमीटर का यूज करते हैं ना, तरंग दैर्घ्य को कई बार नैनोमीटर में दिया जाता है। तो ये की बात है, बस जीरो का एडजस्टमेंट याद रखना कितना आसान, याद रखना कितना आसान। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? सर हम 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। ओके, याद रखना कितना समय, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। हमने पूछा किस क्लास में हो? सर हम 12वीं क्लास में। हमने कहा ठीक। नेचर वाइज कैसे हो? नेचर वाइज कैसे हो? सर हम 420 420। तो बेटा 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास सभी लोग 420 ही होते हैं, 12वीं क्लास में सभी लोग कैसे होते हैं? 420। तो 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, कई बार 12420 लिख लेते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा दिशांत, हमको पता है तुम हो 420, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो कई बार ना अपना काम आसान हो जाता है। मान याद रहता है तो ये पूछ रहा है कि 420 क्या होता है? 420 अपने मोहल्ले में जाना, मोहल्ले में है ना, अपने गांव में, और कोई एकदम हट्टे कट्टे भैया उनको बोलना भैया एक बात बताएं, इधर एक बात बताएं, कान में बताना, भैया तुम 420 हो, भैया तुम 420 हो। वो भैया तुमको समझा देंगे इसका मतलब क्या होता है, पूछ के देखना। आओ, तो एक फ्लोर संभावित हमें वेग ज्ञात करना है, लक्ष्य पदार्थ का कार्यफलन इतना दिया गया है, तरंग दैर्घ्य इतनी मीटर दी गई है, और सल्टा लेते हैं। तो E इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर काइनेटिक एनर्जी का मान छोड़ो, ये वेग पूछ रहे हैं, हमने कब वेग पूछना तो हम कौन सा रखते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम HC बाय लैम्डा लिख लेते हैं, कार्यफलन तो सीधे सीधे 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हम वेग भी निकालेंगे, हम बाद में वेग भी उठा लेंगे। अब HC का मान 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इकाई के साथ लिखना है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा का मान कितना दिया? 4 पॉइंट इंटू, जैसे कैलकुलेटर मैंने बोला कैलकुलेटर अलाउड है, मतलब लेके जाना अलाउड नहीं है, आप वहीं स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं, वहीं स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर, तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, हाँ इस चैप्टर में पड़ जाती है, हमको लगता है कि पूरे फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर होता है जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, हम कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकती है। कृष्ण कुमार पूछते हैं सर आप भी थे क्या? बेटा कैसी बात कर रहे हो, हम जब पैदा हुए थे ना तो अस्पताल में जो नर्स थी ना, उसने ये नहीं कहा था कि लड़का हुआ है लड़की हुई, उन्होंने कहा कि ये लो पकड़ो, घर वालों को ये लो पकड़ो,
420 हुआ है, ऐसा बोला था बेटा। चलो तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो थोड़ा बहुत। ये क्या होगा, 12 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस का 10 बटे 4.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगी। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। बताओ जरा कैलकुलेटर करके कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। रिमूव का लिख रहे हो, ठीक है ऐसा बरोबर। अच्छा ऐसा है क्या, ये एनटीए वाले ना कुछ डिसीजन ना हमको लगता है पता नहीं कौन से सोमाटे में ले लेते हैं, फिर उनको याद आया ओ हमने ऐसा कर दिया, क्या हमने किया था ऐसा, ओह हम उस टाइम होश में नहीं थे, हमने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया हुआ था। चलिए खैर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। हमें वेग चाहिए, तो वेग कितना हो जाएगा, हाफ एम इलेक्ट्रॉन का इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, है ना, जो भी आ जाए जितना भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का मान रख दो, वैल्यू किसमें आ जाती है, जूल में। तो जो वी मैक्स है, वी मैक्स वो कितना आ जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू जो भी आए इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.2 2 के आसपास आ रहा है। 1.6 कोई 1.6 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, 1.6 कह रहा है, पक्का भरोसा कर लें। ये भी नहीं है भैया, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा भी नहीं निकालना है। अच्छा संभावित वेग ज्ञात कीजिए और निरोधी विभव भी पूछा, दो भी पूछा। वेग यहां से मिल गया, वेग यहां से मिल गया, और निरोधी विभव के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, बड़ा आसान। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वीएस कर दो। 1.6 आ रहा है, सब कैलकुलेट कर, कैलकुलेटर से 1.6 आ रहा है। तो जैसे आपने बताया 1.6 आया, 1.6 आया, 1.6 आया है, तो यहाँ से वी मैक्स मिल जाएगा, वी का है वेग, और निरोधी विभव निकालना है। तो निरोधी विभव के लिए हम क्या लिखेंगे 1.6, निरोधी विभव वी एस 1.6 ही हो गया, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इंटू वी एस, तो ई से ई पावर टिल्लू वी स्टॉपिंग का मान आ गया 1.6 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिल गया। अब देखो बेटा इस प्रकार के सवाल होते हैं कि उल्लू बनाने की कोशिश करी जाती है, कोशिश हो रही है किसकी उल्लू बनाने की, हमको ये सवाल दे दिए, हम इसको भी पोत देता है, उल्लू बनाने की कोशिश हो रही है। क्या कहता है अमेरिका नहीं, सवाल क्या कहता है, फाई कार्यफलन वाली धातु की सतह से ऐसे प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिससे विद्युत क्षेत्र का घटक समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब देखो ये ई का मान दिया है, विद्युत क्षेत्र का घटक दिया है, तो विद्युत क्षेत्र का क्या रोल, हमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो भाई साहब एक चीज बताओ, देखो प्रकाश है क्या सर, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोटोन क्या है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग गुण होता है, तरंग का गुण होता है, ठीक है। तो उस तरंग में पता कि आवृत्ति कहां होती है, जो विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो विद्युत तरंग चुंबकीय तरंग है ना, इनकी आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति होती है या फोटोन की आवृत्ति होती है। तो इस तरीके से ना हमको एक विद्युत चुंबकीय तरंग दे दी, तो हमें इसमें से किससे मतलब है, ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पर। तो ये सब है ना, हमें से कोई मतलब नहीं, हमें इसकी आवृत्ति से मतलब है, आवृत्ति से मतलब है, इसकी आवृत्ति से मतलब है, क्योंकि ऊर्जा हमें निकालना है तो h इंटू एफ। अब इसकी आवृत्ति कैसे निकालेंगे अपन, तो बेटा इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो बस वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, आप एक्सपर्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, कि दिया गया है विद्युत क्षेत्र का घटक ई बराबर, अंदर गुणा किया ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी cos ओमेगा टी, ठीक है, इसका अंदर गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमने इसमें सूत्र लगाया साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है। तो इसमें हमने सूत्र लगाया, तो सूत्र लगा के ये रिजल्ट हमें मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री आती है ना भैया, है ना, साइन सी प्लस डी है ना, और साइन सी माइनस डी का सूत्र लगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या साइन ए cos बी, है ना, सूत्र लगाया। तो ऐसा लिखने के बाद अब आप देखो इसमें आवृत्ति कोणीय आवृत्ति हमें दिख रही है, ये इसकी कोणीय आवृत्ति है एक, और एक कोणीय आवृत्ति बेटा इधर है, तीन आवृत्तियां, एक आवृत्ति है, एक आवृत्ति ए है, तीन घटक होगा, 1 2 3, मतलब ये जो तरंग आपको दी गई है वो इन तीन आवृत्तियों की तरंगों का अध्यारोपण है। एक ये वाली तरंग, एक ये वाली तरंग, ये वाली तरंग, तीनों आके मिले, तीन घटक हैं, तीन घटक के अध्यारोपण नहीं, तीन घटक से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। एक की आवृत्ति कितनी है, ओमेगा नॉट है, एक की आवृत्ति ओमेगा नॉट, एक की आवृत्ति ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, और एक की आवृत्ति ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो भैया जो आवृत्ति ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, एनर्जी मैक्सिमम होगी कब, जब आवृत्ति कैसी होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ कोणीय आवृत्ति की बात की है, ठीक है, कोणीय आवृत्ति से हम देखिए आवृत्ति निकाल लेते हैं। तो इन तीनों में ओमेगा मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम कोणीय आवृत्ति किसकी कितनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा तीनों में से कौन सी लेना है। अब बात है ना कि सब तीन आवृत्तियां हैं, 1 2 3, कौन सी वाली आवृत्ति का फोटोन लें, तो उनका गतिज ऊर्जा में अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम आवृत्ति वाला फोटोन ले लो। अधिकतम आवृत्ति कितनी है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, ओमेगा की जगह लिख लेते हैं 2 पाई एफ मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और यहाँ से आप एफ मैक्स का मान लिख सकते हैं, दैट एफ मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इनटू अपॉन 2 पाई। कहा जाता मिनिमम गतिज ऊर्जा बताओ, मिनिमम ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम गतिज ऊर्जा बताओ। तो मिनिमम गतिज ऊर्जा के लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम वाली आवृत्ति ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ले लेते हैं, मिनिमम वाली कोणीय आवृत्ति ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ले लेते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अपने खुद के पर्सनल हाथों से लिख लेता हूं, तो देखो यहां लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कार्यफलन प्लस के ई मैक्स, तो एच एफ इज इक्वल टू कार्यफलन प्लस के ई मैक्स, कार्यफलन तो दिया ही है ना, पाई कार्यफलन है, तो एच एफ का मान कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू, है ना, के ई मैक्स चाहिए ना, तो इसको कार्यफलन को इधर भेज दो, कार्यफलन इधर बुला लो आप, कूल बुला लो, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। वो मिनिमम नहीं बेटा, इन तीनों में से
वो तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी बात होती है। यहां पर क्या कि जो 3 तरंगें आई हैं या जो 3 आवृत्तियां, इनमें से इन तीनों में से जो मिनिमम गतिज ऊर्जा रखे, वो इन तीनों में से जो मिनिमम गतिज ऊर्जा रखे उसकी बात हो रही थी। चलिए अगला सवाल देखिए, जब एक धातु की सतह पर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो निरोधी विभव x पाया जाता है। उसी धातु की सतह पर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है ये क्या है, n लैम्डा तो नहीं है, n लैम्डा, ठीक है। चलो इसके जगह हम लिख देते हैं, शायद ये कहना चाहते हैं यहाँ पर लैम्डा, दिस इज लैम्डा, दिस इज n लैम्डा, n लैम्डा प्रकाश आपतित होता है तो निरोधी विभव ज्ञात करें। तो देखो उसी धातु का मतलब हो गया बेटा फाई सेम, फाई किस पे निर्भर करता है, मटेरियल पर। फाई कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले केस के लिए अपन लिखें तो वैसे तो अपन रिजल्ट क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू कार्यफलन प्लस E इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर लैम्डा के पता में लिखना है तो HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू VS1। दूसरे के लिए अपन लिखें तो HC अपॉन n लैम्डा वी स्टॉपिंग का मान वैसे दिया गया कितना है, x है, कितना है x इज इक्वल टू कार्यफलन प्लस दूसरे केस के लिए E इंटू V दूसरे केस के लिए। अच्छा निरोधी विभव दूसरे केस के लिए भी दिया गया, कितना दिया गया, x अपॉन n प्लस 1। हमें दहली तरंग दैर्घ्य निकालना है। दहली तरंग दैर्घ्य किसमें आएगी भाई साहब, फाई में, फाई बराबर HC बाय लैम्डा नॉट, फाई बराबर HC बाय लैम्डा नॉट। तो एक काम करिए जनाब, क्या करिए, एक काम करिए, फाई को भी लिख लो ना दहली तरंग दैर्घ्य के पदों में, HC बाय लैम्डा नॉट, इसको भी लिख लो HC बाय लैम्डा नॉट, या कैसे भी कर सकते हैं आप, पहले चाहो तो कार्यफलन ज्ञात कर लो, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं तो पहले कार्यफलन के पदों में ही खेल जाओ। देखो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाई का मान निकालो, इन दोनों को सॉल्व करके फाई का मान निकालना है। सर इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, इसमें n से गुणा कर दो, ये हमका इसमें n से गुणा कर दो, नीचे वाली में, ऊपर वाली को वही बना रहने दो। देखो क्या है, HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू x, और नीचे वाले में क्या करो बेटा, n से गुणा कर दो। नीचे वाले में हम n से गुणा कर रहे हैं तो ये HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू n फाई प्लस E इंटू x अपॉन n प्लस 1 इंटू n कर दो बेटा, क्या कर दो n। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए अच्छा इन दोनों को क्या कर दो बेटा, घटा दो, इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब पता नहीं किसके पदों में आंसर चाहिए यार, इनको घटाओगे तो माइनस 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 बाबा टिल्लू हो गया, और यहाँ से हमारे पास बचेगा बेटा, इधर तो 0 हो गया, इधर से बचेगा 5 माइनस n फाई प्लस EX माइनस EXN अपॉन n प्लस 1 तो इसको इधर लेके आ जाएंगे बेटा, तो 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, n माइनस 1। तो इसमें से EX बेटा कॉमन ले लो, EX कॉमन ले लो दोनों में से, और इधर बचा है 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। तो बेटा ये 5 का मान आ गया, ठीक है। 5 की जगह अपन क्या लिख लेंगे, HC बाय लैम्डा, तो 5 इज इक्वल टू ये आएगा कितना हल होके, n प्लस 7 माइनस 7 EX डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, और इधर से क्या बचेगा बेटा, एक ही बचेगा ऊपर, क्या बचेगा ऊपर, एक। तो इसकी जगह लिख लो HC बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू EX अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो लैम्डा नॉट का मान आ गया, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू HC अपॉन EX। ओके चलिए, तो ये कैलकुलेशन मात्र है, ठीक है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हो जाता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो पूर्णतः परावर्तक सतह पर आरोपित बल, ओ माय गॉड, परावर्तक सतह पर आरोपित बल, ठीक है। आरोपित बल कैसे बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। आरोपित, देखो किसी सतह पर कोई कण जाके टकराता है तो बल लगाता है, हम ही जाके सामने दीवार से टकराएं, और दीवार पर जब हम जाके टकराएंगे तो हम दीवार पर दाब लगाएंगे, दीवार हमारे ऊपर दाब लगाएगी, हम दीवार पर दाब लगाएंगे, दीवार हमारे ऊपर दाब लगाएगी, सही है मास्टर, ठीक है। कोई भी कण, ठीक है, दो बस आ रही हैं आपस में बढ़ रही, तो उन्होंने एक दूसरे पर क्या किया, दाब लगाया। तो जब कोई कण किसी सतह से टकराता है तो दाब लगता है, बिल्कुल सही है, क्यों, संवेग में परिवर्तन के कारण। ओके, अब यहां पर दाब कहां से आ गया, प्रकाश कैसे दाब लगाएगा, तो हमने कहा प्रकाश कैसे मिलकर बनाया, फोटोन से, प्रकाश कैसे मिलकर बनाया, फोटोन क्या कण, तो कण जब किसी सतह पर टकराते हैं, जब टकराते हैं तो वो उस पर दाब लगाएंगे। मान लीजिए जैसे कोई सतह है, ऐसे कोई सतह है, अब हम यहां पर ना बॉल फेंक के मारे, बहुत सारी बॉल ना ऐसे फेंक के मारे, तो बॉल जाएंगी यहां पर टकराएंगी, तो जब भी टकरा रही तो उस पर क्या करेंगे बेटा, दाब आरोपित करेंगे, क्या करेंगे बेटा, दाब आरोपित करेंगे, ठीक है। तो हमें वही दाब निकालना है कि मान लीजिए ये कोई दीवार थी, हम एक टार्च लेके आए, क्या लेके आए, टार्च लेके आए, खटका वाला मटेरियल। अब हमने टार्च जलाई तो टार्च से क्या निकलेंगे, कॉकरोच नहीं, फोटोन निकलेंगे, तो यहाँ से फोटोन निकले। अब ये फोटोन दीवार पे जाके टकरा रहे हैं, तो ये फोटोन क्या कण ही तो है, तो ये जो कण है वो दीवार पे जाके टकरा रहे हैं लगातार, तो दीवार पर दाब लगाएंगे, हमें इस दाब का मान ज्ञात करना है, इसको अपन रेडिएशन प्रेशर भी कहते हैं। तो इसका सवाल विद्युत चुंबकीय तरंग में भी बन जाता है, यहाँ पर भी बन जाता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या है, फोटोन ही तो है। तो आइए पढ़ते हैं कि कितना दाब आरोपित करेंगे, दाब आरोपित कितना होगा। तो अब जरा समझना है ना, किसी यहाँ हेडिंग कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान, किसी सतह पर कणों की टक्कर के कारण दाब, बहुत आसान बेटा, बहुत घनघोर आसान, बस फिर आपको रिजल्ट याद रख लेना भाई साहब। तो माई डियर फ्रेंड, देखो अपन जानते हैं ना कि दाब बराबर क्या होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं किसी सतह के लंबवत बल बटे सतह का क्षेत्रफल, सतह के लंबवत, दाब हमेशा लंबवत बल लगाता है, वो बल दाब लगाता है जो सतह के लंबवत है, ठीक है। कैसे, अब
मान लीजिए हमें इस पर दाब लगाना, इस पर दाब लगाना, इस सतह पर, तो हम ऐसे बल लगाएं, ऐसे तो दाब लगेगा क्या? नहीं, यहाँ धूल मिट्टी होगी, वो साफ हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी। बल तो दाब तो लगेगा नहीं। दाब लगाने के लिए बल कैसा लगाना पड़ेगा? ऐसे ऐसे सतह के लंबवत बल लगाओगे तो दाब पड़ता है। तो दाब के सूत्र में बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बल बटे क्षेत्रफल में जो बल होता है वो सतह के लंबवत वाला होना चाहिए। अब बल कहां से लाओगे मास्टर? बल कहां से लाओगे? तो बल को अपन क्या लिख लेते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यस, संवेग में परिवर्तन बटे समय। बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल अपॉन एरिया होगा। तो ये क्या हो गया बेटा बेसिकली? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, कुल संवेग में परिवर्तन, कुल संवेग में परिवर्तन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा पी अपॉन ए इंटू समय अंतराल कितना होगा? डेल्टा टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी टोटल, कुल संवेग में परिवर्तन बटे एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं पी टोटल। अब देखो, किसी एक कण के कारण, किसी एक कण के कारण संवेग में परिवर्तन, दो चीजें होती हैं। अब अपन ने कोई वस्तु फेंकी किसी सतह पर, या तो वो टकरा के लौट आएगी, चिपक जाएगी, या तो टकरा के लौट आएगी, चिपक जाएगी। टकरा के लौटाने को कहते हैं परावर्तन, चिपक जाने को कहते हैं अवशोषण। जैसे हमारे पास एक टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल है, फेंकी हमने दीवार पे मारी, टक टकरा के वापस आ गई, परावर्तन का परावर्तन। एक हमारे पास गीली मिट्टी की बॉल है, गीली मिट्टी की बॉल है ना, मिट्टी एकदम गीली गीली, हमने गीली मिट्टी की बॉल दीवार पर मारी, टक करके वो दीवार से चिपक गई, दीवार से चिपक गई। तो दो केस, टकरा के वापस आना इस परावर्तन, चिपक जाना इस अवशोषण, अवशोषण। तो हम केस 1 लेते हैं, है ना। अब हम क्या क्या करें? एरिया समय तो अलग बात है, संवेग में परिवर्तन तो निकालना है। एरिया तो सतह का दिया होगा ना कि सतह छोटी है, बड़ी है, इतना एरिया है ना? समय अपन जानते हैं। अब हमें संवेग में परिवर्तन की बात करनी है, ठीक है। तो एक कण की टक्कर, एक कण की टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन, तो इसमें कितने केस हो सकते हैं? तो मास्टर इसमें दो केस हो सकते हैं, इसमें दो केस लग सकते हैं, मतलब लग नहीं सकते, हो सकते हैं। पहला केस कौन सा? परावर्तन, टकरा के वापस आ जाना, टकरा के वापस आ जाना। ध्यान देना। अब देखो, ये मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, एक कण है, इसका द्रव्यमान m वेग भी, तो संवेग कितना भी, ये गया गया गया, अबे टक्कर करेगा, टक्कर टक्कर करेगा, टक्कर करके वापस आ गया, टक्कर करके भैया क्या किया? ये वापस आ गया। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, ठीक है, टक्कर करके वापस आ गया। ओके ओके। संवेग में परिवर्तन कितना? वेग नहीं बदला, जिस वेग से गया था उसी वेग से वापस आया है। संवेग में चेंज कितना? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू। तो हम कहेंगे देखो, संवेग में परिवर्तन हो वैसे एक सदिश राशि, तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी अपन क्या लिखेंगे? पी फाइनल माइनस पी नीचे। क्या डायरेक्ट दिख रहा है आपको संवेग में परिवर्तन? टू एम, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो इसके हम परिमाण की बात करें तो परिमाण कितना हो गया? 2 एम। आई कैप क्या बताएगा? दिशा, इसकी जो टक्कर हुई ना, तो टक्कर के कारण इस पर जो बल लग रहा है, बल इस दिशा में, बल इस दिशा में, एक्स दिशा में, कण पर बल एक्स दिशा में, सतह पर बल माइनस एक्स में, बराबर तथा विपरीत। अरे हम जाएंगे दीवार से टकराएंगे तो हम पर बल कहां लगेगा? इधर, दीवार पर कहां लगेगा? सामने। या अब इसको हम चलो एमवी को क्या मान लेते हैं बेटा? पी मान लें। तो ये इसका परिमाण भी कितना है? पी ही है, ठीक है। एमवी को हम मान लेते हैं पी। तो अब अगर ऐसे लिखना चाहो, डेल्टा पी का परिमाण, परिमाण कितना? 2 एमवी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी का परिमाण इज इक्वल टू 2 पी, मैं नहीं 2 पी। दूसरा प्रक्रिया क्या होता है इसमें? अवशोषण, अवशोषण या चिपक जाना, मतलब चिपक जाना, चिपक जाना, हो जानिया वे, चिपक जाना। तो भाई साहब, सीन ऐसा है, कैसा है लाला सीन? समझा? सीन ऐसा है, दीवार से कण आया और टकरा के चिपक गया। कण आया था टकराने, कण आया था, कि हम टक्कर करेंगे, कितना संवेग लेके आया था? एमवी, एमवी, एमपी नहीं, एमपी में तो मैं रहता हूं, एमवी। आया 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 आया, टुप करके से चिपक गया, टुप करके चिपक गया। तो जब ये चिपक गया तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी सदिश अपन वही लिखेंगे, पी फाइनल सदिश माइनस पी इनिशियल सदिश। यस सर। तो डेल्टा पी सदिश इज इक्वल टू पी फाइनल 0, इनिशियल कितना? एमवी, और माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, एमवी माइनस का आई कैप, दिख रहा है? सब दिख रहा है। तो डेल्टा पी सदिश इज इक्वल टू कितना आ गया? एमवी आ गया, एमवी आई कैप। अगर हम डेल्टा पी का परिमाण बोले हैं
तो ये कितना आ गया बेटा mv, और हम डेल्टा पी के परिमाण को पी के ही पदों में लिखें तो ये कितना हो गया, पी हो गया, कितना हो गया, पी हो गया। अच्छा मास्टर मास्टर मास्टर, ये फोटोन के लिए लिखना चाहूं तो फोटोन, हमने कहा देखो फोटोन एक कण है तो डेल्टा पी का परिमाण 2 एच बाय कण के लिए, फोटोन क्या कण है, एच बाय लैम्डा, किसने बताया था, पी बराबर फोटोन के लिए एच बाय लैम्डा, किसने बताया था, जल्दी बोलो, कमेंट में बोलो जल्दी, किसने बताया था। ठीक है ना, याद है ना कि कमेंट बताओ जल्दी से, संवेग पी बराबर एच बाय लैम्डा किसने बताया था, ओ भाई P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। हमको लगा ये तो मोगली बोलोगे, बेटा मोगली उल्लू था, ये मोगली नहीं, क्या डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने फोटोन के बारे में सुना है, बताओ, फोटोन के बारे में तो डी ब्रॉगली को कुछ पता ही नहीं था, फोटोन के बारे में जो भी बताया है बेटा वो बताया आइंस्टाइन ने। डी ब्रॉगली ने तो तरंग दैर्घ्य बताई कि लैम्डा किसका कण का इज इक्वल टू एच बाय पी किसका कण का, ये कण के बारे में बताया भाई डी ब्रॉगली ने, कण के बारे में परिकल्पना की थी, तो गलती मत कर देना भाई साहब, कभी यही सवाल पूछ लिया कि किसने बताया था फोटोन का समय, फोटोन की जानकारी दी थी आइंस्टाइन ने, फिर इसी जानकारी को चुरा के मतलब मैनिपुलेट करके डी ब्रॉगली ने परिकल्पना कर डाली। चलिए तो यहां पर भी हम इसको एच बाय लैम्डा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एच बाय लैम्डा। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, दाब की, दाब कितना आ गया, डेल्टा पी टोटल इज इनटू ए इनटू टी। तो डेल्टा पी टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक कण है, अगर एक से ज्यादा कण हुए, एक कण है अभी अपने एक कण के लिए संवेग में परिवर्तन निकाल लिया, अगर एक से ज्यादा कण हुए तो हम क्या लिखेंगे, कणों की संख्या एक कण के, ऐसे लिखो एक कण के संवेग में परिवर्तन, एक कण के संवेग में परिवर्तन इनटू कणों की संख्या, हम कहेंगे वेरी गुड, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नहीं ए टी, ए इनटू टी। सर हर रोज की तरह लेट मत करना, आज लेट मत करना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मास्टर। तो दाब इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है, दाब इज इक्वल टू व्हाट, एक कण के संवेग में परिवर्तन, डेल्टा पी किसका, एक कण का, क्यों बेटा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, एक कण का कितना होगा, डेल्टा पी ऑफ वन कण इनटू कणों की संख्या n, डिवाइड बाय a इनटू p। तो हमें क्या चाहिए, दो चीजें भी नहीं, n चाहिए बस, कणों की संख्या तो हो गया, दाब। तो डेल्टा हमको अब क्या चाहिए, हाँ बस इतना ही चाहिए कि एक कण के संवेग में परिवर्तन निकाल लो, n निकाल लो, हो गया। सर n क्या है, हमने कहा n है फोटॉन्स की संख्या, n है कुल फोटॉन्स की संख्या। अब कुल फोटॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है, कुल फोटॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कहेंगे है ना, इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमें वो समय होने वाला है, बस आखिरी केस, अगर हमें स्रोत की शक्ति या तीव्रता दी हो, तो फोटॉन्स की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बस बेटा 2 मिनट लगेंगे इसमें, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट लगेंगे। हमने कहा तीव्रता कितनी दी है, मान लीजिए आपको तीव्रता से स्टार्ट करते हैं, तीव्रता तो आपको तीव्रता बराबर दी गई है ना, कभी तीव्रता देते हैं कभी शक्ति भी देते हैं, तीव्रता कितनी दी गई है, आई। तीव्रता क्या होता है बेटा, तीव्रता होता है बेटा शक्ति, तेरी की तीव्रता होता है बेटा शक्ति अपॉन एरिया, शक्ति अपॉन क्षेत्रफल इज इक्वल टू आई। शक्ति को हम पीछे नोट कर देते हैं, संवेग में समझ लेना, क्या है संवेग में समझ लेना इसको, तीव्रता शक्ति बटे एरिया इज इक्वल टू आई। तो हम शक्ति की जगह क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर सेकंड, शक्ति की जगह क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर सेकंड अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया इज इक्वल टू आई, ठीक है। या आली मदद आली, इसके पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं, है ना ऐसे। एक सेकंड हेलो, हाँ बस 5 मिनट हो गए, 5 मिनट में मैं वहां क्या करूंगा, तो मैं अभी 5 मिनट में कॉल लगाता हूँ, चलिए आइए। तो जल्दी लेट हो रहा है बेटा, घर से फोन भी आ गया, हमारी धर्मपत्नी हमको डांट रही थी कि बच्चों पर रहम करो, क्या करते रहते हो, एनर्जी समय का पालन नहीं करते, है ना। अब एनर्जी कौन सी है, टोटल एनर्जी कौन सी है, तो टोटल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, एक फोटोन की एनर्जी किसकी, एक फोटोन की, ये एनर्जी बेटा कौन सा है, एनर्जी टोटल
तो कितना आई ए टी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी किसका, एक फोटोन का, एक फोटोन का इनटू फोटॉन्स की संख्या, फोटोन की संख्या, यही तो चाहिए हमें, फोटोन की संख्या। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है बेटा एच सी बाय लैम्डा, एच एफ के पदों में लिख लो कैसे भी, है ना। तो फोटोन की संख्या n इज इक्वल टू कितना आ गया, फोटोन की संख्या n इज इक्वल टू कितना आ गया, आई ए टी डिवाइडेड बाय आई ए टी डिवाइडेड बाय एनर्जी किसका, एनर्जी किसका, वन फोटोन का, एनर्जी किसका, वन फोटोन का। दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके माय डियर फ्रेंड। तो एन की वैल्यू कितनी होती है, आई ए टी, और एनर्जी कितनी हो जाएगी एच, अलग अलग पदों में एनर्जी को आप एच इंटू एफ भी लिख सकते हैं, एच इंटू एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और अलग पदों में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू आई ए टी। अच्छा वैसे तो जो फोटोन की संख्या पर सेकंड होती है, नंबर ऑफ फोटोन, चलो आई ए टी अपॉन एच सी बाय लैम्डा, तो एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू आई ए लैम्डा इंटू टी अपॉन हंसे मतलब एच सी, एच सी। अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालने, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एक सेकंड में फोटोन की संख्या, तो आई ए लैम्डा अपॉन हंसे मतलब एच सी। टी को कितना ले लिया, एक सेकंड ले लिया, टी बराबर कितना कर दिया, इसमें हमने टी को एक सेकंड ले लिया, ठीक है, अलग अलग पदों में, ठीक है। मेन चीज यही है, आई ए टी अपॉन एक फोटोन का एनर्जी। अब फोटोन का एनर्जी आप ई भी हो सकती है, एच एफ भी लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, जेडी आपकी मर्जी, जेडी आपकी मर्जी। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, टी को एक रख दिया, टी को कितना कर दिया, एक कर दिया, टी बराबर एक सेकंड। यहां से यहां जाने के लिए हमने टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, ऐसा, ठीक है। तो बस यही है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आपको पर सेकंड ऐसे मिल जाएंगे। अगर जैसे हमने इधर ऐसे लिखा है, नंबर ऑफ फोटोन टी समय में आई ए लैम्डा इंटू टी अपॉन एच सी, अपॉन एच सी। अगर हमें शक्ति के पदों में लिखना है तो इसको अपन क्या कह देते हैं, यही शक्ति होती है, पावर। ये क्या, आई इंटू एरिया क्या, पी है। अभी क्या अपन बचपन से जानते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्ति के पदों में अगर शक्ति दी है तो एन इज इक्वल टू पी लैम्डा इंटू टी अपॉन एच सी, अपॉन एच सी, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड लिखने हैं तो पी लैम्डा अपॉन एच सी, एक ही रिजल्ट है बेटा, अलग अलग पदों में। इन सब में जो कभी पी दे देंगे, कभी आई दे देंगे, कभी ये दे देंगे, कभी वो दे देंगे। मेन चीज क्या है, आई ए टी अपॉन एनर्जी किसका, एक फोटोन का, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर अपन इसी को क्या कह देते हैं बेटा, पी कह देते हैं। आई इंटू ए इज पावर, पावर, आई इंटू ए इज पावर। अच्छा एक आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क। मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, होमवर्क, आपके घर में एक बल्ब लगा है, ठीक है। बल्ब की शक्ति कितनी है, 60 वॉट, 60 वॉट। घरों पर जो आवृत्ति आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, घरों पर जो आवृत्ति आती है 50 हर्ट्ज की होती है, बस इतना। बल्ब है एक अपन नॉर्मल सब्जी मंडी गए, हाँ सब्जी मंडी में लट्टू की बल्ब की दुकान है, बल्ब लेके आए, लगा दिया, हमने कहा 60 वॉट का, 60 वॉट। अब हम अगर दिन भर बल्ब जला रहे हैं, दिन भर बल्ब जलाएं, तो उस बल्ब से दिन भर में कितने फोटोन निकलेंगे, बल्ब से क्या निकलता है, प्रकाश, प्रकाश क्या फोटोन, प्रकाश क्या फोटोन। तो सवाल ये है, सवाल एक दिन में, एक दिन, एक दिन में बल्ब से निकलने वाले फोटॉन्स की, फोटोन की संख्या। या आप जो भी बल्ब यूज कर रहे हो अपने घर में, मान लीजिए तुमने 2 घंटे पढ़ाई की, तो मान लीजिए बल्ब 20 वाट का है, तो 2 घंटे में कितने फोटोन निकल आए उससे, है ना, ज्ञात करना। एक दिन का मतलब हो गया, वन डे मतलब, वन डे मतलब 24 आवर्स, सर जानते हैं 24 आवर्स मींस 24 इंटू 3600 सेकंड्स, कैसे। तो दिस इज योर होमवर्क माय डियर फ्रेंड्स। थम्स अप हो जाए, कितने लोग टच में चल रहे हैं, दाब हम कल निकाल के बताएगा। आज तो थम्स अप हो जाए, कितने लोग आप में से टच में चल रहे हैं। हो गया गुरुजी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एचसी का मान कितना अच्छा, बेटा मंजिल जरूर आएगी, मंजिल सीरीज आएगी, धमाकेदार आएगी, जल्दी ही आएगी बेटा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।